नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के यूपीपीएससी आरओ करंट अफेयर्स विद क्वेश्चन के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कल की तरह आज भी हम इस अपने एपिसोड में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी संबंधित तथ्य हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के दूसरे एपिसोड में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखिए, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। यानी कि जो ट्रू स्टेटमेंट है उसका आपको चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला जो कथन है वो क्या कह रहा है कि भारत सबसे बड़े चूना उत्पादकों में से तीसरे स्थान पर है। ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में प्रथम स्थान पर है। दो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि जो इंडिया है, अपना जो देश है, ये क्या है कि ये चूना उत्पादन में तीसरे स्थान पे है। और जो भारत है, भारत की अगर बात करें तो भारत वाकई में चूना का जो प्रोडक्शन है उसमें तीसरे स्थान पे है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क के प्रोडक्शन में जो भारत है वो क्या है कि वो पहले स्थान पे नहीं है, बल्कि क्या है, वो फोर्थ पोजीशन पे है। तो इस कारण से अगर हम देखेंगे तो जो पहला कथन है वो तो करेक्ट है, वो तो सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है वो क्या है, वो रॉन्ग है, वो गलत है। अब देखिए विकल्प दिए गए हैं कि कौन से कथन सही है, उनका चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ गए कि जो पहला कथन है वही सही है, यानी केवल एक, ए जो विकल्प है ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का जो उद्घाटन है, जो इनॉग्रेशन है, वो निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? और विकल्प दिए गए हैं श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव और मॉरिशस। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए जो सही उत्तर होगा इसका तो वो हो जाएगा मॉरिशस। क्यों हो जाएगा? तो भारत के पहले जो विदेशी जन औषधि केंद्र है इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये मॉरिशस में किया गया है। इसे केंद्रीय अपने देश के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मॉरिशस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से अभी तक वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, जिसे हम शॉर्ट में WCC कहते हैं, घोषित नहीं किया गया है? यहाँ पर वर्ल्ड क्राफ्ट जो काउंसिल है उसके द्वारा ये घोषणा की जाती है और उसी क्रम में ये प्रश्न पूछा जा रहा कि इनमें से कौन सा भारतीय शहर है जिसको आधिकारिक तौर पे अभी तक देखें तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित नहीं किया गया है। विकल्प दिए गए हैं जयपुर, श्रीनगर, मैसूर और वाराणसी। तो जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी। अब देखिए ये क्यों हो जाएगा, इसके पीछे कारण आपको समझना होगा। जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी काउंसिल है उसके द्वारा अब तक भारत के जो 4 शहर हैं, 4 जो सिटीज हैं, उन्हें क्या है कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। किसका? WCC का दर्जा दिया गया है। कौन कौन से शहर हैं? तो पहला है तमिलनाडु का, दूसरा जो है वो जयपुर है राजस्थान से, और तीसरा जो शहर है वो कर्नाटक से है, मैसूर, और चौथा जो शहर है वो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर से। तो 4 शहर अभी तक देखें तो जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी काउंसिल है उसके द्वारा भारत के 4 शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तहत देखें तो आधिकारिक तौर पे घोषणा की गई है, लेकिन अभी तक इसमें वाराणसी का नाम शामिल नहीं है। तो इस आधार पर जो सही आपका उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसके बारे में भी आपको हम
यहाँ पर संक्षिप्त रूप से दिखा दे रहे हैं कि ये जो काउंसिल है इसने अभी तक भारत के 4 शहरों को, कहें तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो संस्था है इसके द्वारा इन 4 शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें यूपी का कोई भी शहर शामिल नहीं है। जो शहर शामिल है उसमें है मामल्लपुरम तमिलनाडु से है, जयपुर जो है राजस्थान से है, मैसूर शहर है जो कर्नाटक से, और श्रीनगर है जो जम्मू कश्मीर से है। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। जो रॉन्ग पेयर है, जो सही सुमेलित नहीं है, उस युग्म का चुनाव करना है और वो गलत होना चाहिए। एक तरफ देखिए यहाँ पर दिया गया है जोस राउल मूलिनो, और इनके सामने लिखा गया है कि ये पनामा के नए राष्ट्रपति हैं। दूसरा है मार्क रूट, इनके बारे में कहा गया कि ये नेटो के नए अध्यक्ष हैं। सी है पीटर पेलेग्रिनी, और इनके बारे में कहा गया कि ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति हैं। और जो डी है वो कहा जा रहा है अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर जो स्टब हैं ये डेनमार्क के नए राष्ट्रपति हैं। तो अगर हम बात करें कि जो अलेक्जेंडर स्टब हैं ये डेनमार्क के नए राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि क्या है कि जो अलेक्जेंडर स्टब हैं ये कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये फिनलैंड के क्या है कि नए राष्ट्रपति बने हैं। किस देश के, तो फिनलैंड के। और डेनमार्क की बात करें तो ये जो पेयर है ये गलत है, और इस आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, ये जो पेयर है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी जितने भी जोड़े हैं जैसे जोस राउल मूलिनो ये पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं, मार्क रूट नेटो के नए अध्यक्ष बने हैं, और पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इस तरह से हम देखें तो 3 जो पेयर हैं ये करेक्ट हैं। ये क्या है, ये करेक्ट है, और एक जो पेयर है ये क्या है, ये करेक्ट पेयर नहीं है। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। क्या कह रहा है, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प दिया गया है सीरिया, सऊदी अरब, ईरान और कुवैत। नाम लंबा सा है और आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि इन्हें यानी कि शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को इनमें से किस देश का नया पीएम नियुक्त किया गया है, नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कुवैत। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल जो सबा है इन्हें कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आप इनके बारे में देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश गेमी तूफान, जो गेमी यहाँ पर स्टॉर्म था उससे प्रभावित हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं ताइवान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और जो डी विकल्प दे रहा ए और बी। तो देखिए अगर हम बात करें कि जो गेमी तूफान था इसका जो सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला वो ताइवान और फिलीपींस में देखने को मिला। तो इस आधार पर देखेंगे तो सही उत्तर कोई नहीं है, लेकिन अगर हम डी विकल्प में बी की जगह पे सी कर दें तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए हाल ही में जो टाइफून गेमी है इसने पूर्वी चीन, ताइवान और फिलीपींस में देखें तो बड़े स्तर पे क्षति पहुंचाई थी। और इस गेमी तूफान का जो नाम है वो दक्षिण कोरिया देश के द्वारा दिया गया था। एक परंपरा है, आप लोग जानते होंगे कि जो अलग अलग क्षेत्रों में तूफान आते हैं उनके नामकरण से संबंधित एक पूरा कहें तो एक कानून बना हुआ है और उसी के तहत ये नाम तय किए जाते हैं। अगला प्रश्न है पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। किस पर, तो पशुपालन पर। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है। विकल्प है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क और चीन। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि ऐसा किस देश ने किया है। तो देखिए
सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क ने ये घोषणा की है कि वो वर्ष 2030, कब, वर्ष 2030 से क्या करेगा कि जो पशुपालक हैं, पशुपालकों पर उनकी जो गायें हैं, उनकी जो भेड़ें हैं, उनकी जो सुअर्स हैं, उनके द्वारा जो उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस है उन पर क्या करेगा, टैक्स लगाएगा। ये डेनमार्क ने घोषणा कर दी है और इस तरह का कदम उठाने वाला विश्व का पहला देश अब क्या बन चुका है, डेनमार्क। तो ये महत्वपूर्ण है, इसने घोषणा कर दी है कि वर्ष 2030 से जितने भी डेनमार्क में पशुपालक होंगे और पशुपालकों के जो गायें होंगी, जो बकरियां होंगी, जो सूअर वो पालते हैं, उनके द्वारा जो भी ग्रीन हाउस जो गैस है उनका जो उत्सर्जन होगा उस पर डेनमार्क क्या करेगी, वहाँ की सरकार उस पर कर लगाएगी। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बायो फार्मास्यूटिकल एलायंस का सह-संस्थापक सदस्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। और विकल्प जो दिए गए हैं, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ये आपको बताना है कि ये जो 4 देश दिए गए हैं, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, इन पर विचार कीजिए और ये बताइए कि इनमें से कौन सा एक देश है जो बायो फार्मास्यूटिकल एलायंस का संस्थापक सदस्य नहीं है। और इन्हीं 4 में से एक सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो जो सही चुनाव होगा वो डी विकल्प होगा, वो ऑस्ट्रेलिया होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो देखिए, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल एलायंस का गठन करने की घोषणा की है और इस एलायंस का जो उद्देश्य है वो दुनिया भर में, पूरे विश्व में बायो फार्मास्यूटिकल जो उत्पाद हैं इनकी आपूर्ति को सुरक्षित रखना और इसे स्थिर रखना इनका उद्देश्य है। और इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है वो इस एलायंस में शामिल नहीं है। तो इस आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से सही कथन का आपको चुनाव करना है। पहला कथन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्टेटमेंट सुनिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उसके द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की जो पोजीशन थी वो 60वें नंबर की थी, 6th पोजीशन पे भारत की स्थिति थी। और इसी के संदर्भ में जो विकल्प दिए गए हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो सही विकल्प हो जाएगा, तो पहला जो कथन है वो क्या है, वो सही है, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, तो इस कारण से ये सही है। लेकिन वहीं अगर हम वर्ष 2024 की बात करें तो इसमें जो भारत की पोजीशन थी वो 60वीं न होके क्या थी, 63वीं थी, 63 थी। तो इस आधार पर देखें तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है और पहला जो कथन है वो सही है। और इस आधार पर जो सही विकल्प होगा वो ए होगा। और ये जो रिपोर्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये इस सूचकांक में देखें तो पहला टॉप जो पोजीशन थी वो किस देश की थी, तो वो देश था स्वीडन। तो ये भी आपको जानना चाहिए। चलिए आज के एपिसोड का जो अंतिम प्रश्न है उसकी हम चर्चा करते हैं। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा। बड़े ही ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, इस रिपोर्ट के आधार पर देखें तो पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में भारत को कितने वर्ष लगेंगे। विकल्प दिए गए हैं 135 वर्ष,
125 वर्ष, 150 वर्ष और 134 वर्ष। तो देखिए ये जो कहें ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस पूर्ण लैंगिक जो समानता है इसे हासिल करने में देखें तो विश्व को लगभग 134 वर्ष लगेगा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो ग्लोबल कह सकते हैं जेंडर गैप रिपोर्ट है ये जारी किया जाता है और 2024 में भी ये रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि पूर्ण जो लैंगिक समानता है वो हासिल करने में अभी भी 134 वर्ष लगेंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये देखिए इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2024 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में अभी भी 134 वर्ष और लगेंगे। तो इस तरह से आज के दूसरे एपिसोड में हमने देख लिया जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो कहीं ना कहीं आपके यूपीपीएससी आरओ एआरओ जो एग्ज़ाम होने वाला है उस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी संबंधित तथ्य थे उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी को आज का एपिसोड कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद।